हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सारी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 शहर घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अगला है, किस पुरस्कार से सम्मानित मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन इरशाद मिर्जा का रविवार को निधन हो गया? तो ये जो है पद्मश्री से सम्मानित थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ के यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर मंथ की भी आप PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और नवंबर महीने का भी वीडियो और जो PDF ई बुक है वो आपको आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो PDF ई बुक है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी राजेश यादव ने कहाँ पर आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कोच की भूमिका निभाकर देश के लिए सिल्वर, ब्रॉन्ज और स्वर्ण पदक दिलाकर संत कबीर नगर जिले का नाम रोशन किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड में। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट इंजन बनाया जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, रोल्स रॉयस और EasyJet कंपनी ने मिलकर के। अगला है, निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को ऑस्ट्रेलिया के STEM सुपरस्टार के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 3 भारतीय मूल की महिला हैं, नीलिमा काडियाला, इसके अलावा डॉक्टर एना बाबूरामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। तो तीनों महिलाएं ये भारतीय मूल की हैं। अगला है, इनमें से किस आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट होगा, चिपको आंदोलन पर आधारित। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरिमोस शक्ति अभ्यास शुरू किया? तो जो हरिमोस शक्ति सैन्य अभ्यास है ये भारत ने मलेशिया के साथ शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इनके द्वारा इस प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट होगा, $100 मिलियन की। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना की तर्ज पर अब किस राज्य में हर जिले के विशेष खेलों को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, क्या है कि हमारे प्रदेश में जो योजना है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना, ये जो योजना है ये काफ़ी सफल सिद्ध हुई और इसी के तर्ज पर जो है कई सारी योजनाएं प्रदेश में शुरू की जा रही हैं। जैसे अभी एक जिला एक खेल योजना शुरू की जा रही है। ठीक है, हर जिले के लिए एक विशेष खेल को चुना जाएगा और उसे विकसित किया जाएगा, यानी कि एक जिला एक खेल योजना। कौन सी हो गई है? एक जिला एक खेल योजना, ODOS, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। तो इसको ये नाम दिया जाएगा और इसके तहत क्या होगा, तो इस तरह से ODOP में था कि हर एक जिले से एक उत्पाद को चुना गया था और उसको ही प्रोत्साहन दिया जाता था। तो इसमें क्या होगा कि एक खेल को चुना जाएगा, हर एक जिले का एक खेल होगा। इस संबंधित खेल को केंद्र में रखकर ही जिले के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। ODOS यानी कि एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में अब तक खेलों का चयन कर उन्हें विकसित करने का काम शुरू किया जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ODOP की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो एक जिला एक खेल योजना ये शुरू की जा रही है। ठीक है, आपको याद होगा इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एक और योजना शुरू की गई थी पहले। हाँ, कौन सी योजना की गई थी? तो एक तहसील एक उत्पाद योजना, यानी हर एक तहसील पे एक उत्पाद को चुना जाएगा। तो ये भी योजना शुरू हुई थी।
और दोस्तों ये जो एक जुलाई खेल योजना है इसकी भी घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई खेल योजना जो है शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, याद रखेंगे आप। ये योजना कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। अगला है भोपाल में 65वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जूनियर मिश्रित टीम पिस्टल में उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। दोस्तों निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 4 दिसंबर 2022 को भोपाल में जो 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब जीता। किसने? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। उन्होंने स्वर्ण पदक मुकाबले में कर्नाटक की दिव्या टीएस और इमरोज को 16-4 से हराया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जूनियर मिश्रित टीम पिस्टल में, तो इसमें उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे आप कि जो जूनियर मिश्रित टीम पिस्टल में स्पर्धा थी उसमें उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वाराणसी बेंगलोर हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा की सुविधा शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने हाल ही में वाराणसी बेंगलोर हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सेवा का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये जो सुविधा है डिजी यात्रा, ये क्या है? तो इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि देश में जो पहला हवाई अड्डा बना था डिजी यात्रा की सुविधा शुरू होने वाला, वो कौन सा बना था? तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी में था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो उसका नाम याद रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। यहाँ पर जो है डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गई थी और ये देश का पहला हवाई अड्डा बना था जहाँ पर ये सुविधा शुरू की गई। डिजी यात्रा सुविधा है क्या, इसके बारे में भी आपको बताया था। तो ये क्या है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि डिजी यात्रा की सेवा सुविधा शुरू हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो यात्री होंगे जो कि एयरपोर्ट पर जाएंगे तो उन्हें जो है एंट्री के लिए कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिखाने होंगे और यहाँ पर उनके फेस से यानी कि चेहरे से उनकी जो है पहचान की जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर डिजी यात्रा का अर्थ है। इससे लाभ भी होगा कि कई सारे जो कागजात हैं वो आपको नहीं लेके जाने होंगे और वहाँ पर आपके फेस को जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसी के माध्यम से एंट्री दी जाएगी। तो ये एक सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, सबसे पहले किस हवाई अड्डे पे शुरू की गई? नाम याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अब अगर हम बात करें कि ये जो डिजी यात्रा सेवा है ये कितने हवाई अड्डों पर जो है शुरू की जा रही है अभी हाल ही में? तो दोस्तों जो ये हवाई अड्डा है ये प्रारंभ में 7 हवाई अड्डों का इसमें जो है चयन किया गया है और अभी तक अगर हम बात करें कि कितने हवाई अड्डों पर ये सुविधा शुरू हो चुकी है तो 3 हवाई अड्डों पर जो है ये सुविधा शुरू हो चुकी है। ठीक, कौन कौन से हवाई अड्डे हैं तो वो भी आप याद रखेंगे। एक तो हो गया आपका वाराणसी का हवाई अड्डा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। बेंगलोर हवाई अड्डे पर हो चुकी है और एक और हवाई अड्डा है कौन सा? तो वो है आपका दिल्ली। इसको भी याद रखेंगे आप। तो ये 3 जो हवाई अड्डे हैं दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर, यहाँ पर जो है 1 दिसंबर से ये जो डिजी यात्रा सुविधा है ये शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 4 और एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से हैं? तो हैदराबाद है, कोलकाता है और इसके अलावा पुणे और विजयवाड़ा। तो ये जो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पर भी ये सुविधा जो है जल्द ही शुरू की जाएगी। यानी कि जो प्रारंभ में टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 7 हवाई अड्डों को इसमें चयनित किया गया है और 3 में जो है ये सुविधा शुरू हो चुकी है, 3 हवाई अड्डों पर 1 दिसंबर से, और जो 4 हवाई अड्डे हैं उन पर भी जल्द ही ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, याद क्या रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि देश में पहला हवाई अड्डा कौन सा है जहाँ पर डिजी यात्रा की सुविधा शुरू की गई? तो वो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फट गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। दोस्तों दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया का जो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है ये फट गया है। इंडोनेशिया प्रशांत की रिंग ऑफ फायर पर स्थित जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती रहती हैं, जिसे अक्सर ज्वालामुखी के फटने के साथ साथ भूकंप भी आते रहते हैं। द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाने वाला सेमेरू जावा में 3676 मीटर पर स्थित सबसे ऊंचे और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो यहाँ से आप नाम याद रखेंगे, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी। ठीक है, इसको एक नाम और जाना जाता है द ग्रेट माउंटेन के नाम से।
तो ये नाम याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फट गया है, ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया में ये स्थित है। दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी था वो फटा था, ठीक है। उसका नाम क्या था, तो मौना लोआ वो ज्वालामुखी था। कौन सा था, मौना लोआ जो है वो ज्वालामुखी था। और ये कहाँ पे स्थित था, किस देश में था, तो याद होगा आपको ये स्थित था अमेरिका में स्थित, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका का जो मौना लोआ ज्वालामुखी था ये जो है फट गया था और ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता था। तो ये चीज़ इसको याद रखेंगे। और अभी हाल ही में जो ये माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है ये भी फटा है और ये कहाँ से है, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अनीश थुप्पानी ने अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। दोस्तों भारतीय शटलर अनीश थुप्पानी 4 दिसंबर 2022 को थाईलैंड के नोंथपुरी में बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता है। अनीश जो है ये किससे हारे हैं, तो चीनी ताइपे के चुंग सियांग के खिलाफ पुरुष एकल फाइनल में हार गए और इसलिए उन्हें रजत पदक मिला है। तो नाम याद रखेंगे, भारतीय जो शटलर हैं अनीश थोपानी, इन्हें कौन सा मेडल मिला है अंडर 15 वर्ग में, तो इन्हें जो है सिल्वर मेडल मिला है अंडर 15 वर्ग में। और ये जो प्रतियोगिता है तो ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है, तो थाईलैंड के नोंथपुरी में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अनीश थोपानी का नाम, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। अगला है, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, रोहित शर्मा। दोस्तों भारतीय क्रिकेटर जो रोहित शर्मा है ये जो है वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है और ये जो है अब छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 4 दिसंबर 2022 को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले वनडे के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया। अब अगर हम बात करें कि भारत के लिए वनडे क्रिकेट में शीर्ष रन स्कोर किस किस का है तो वो भी देखेंगे। तो सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं, इन्होंने 18,426 रन बनाए। विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, 12,353। सौरव गांगुली 11,221, राहुल द्रविड़ 10,768 और MS धोनी 10,566। यानी कि सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर, विराट कोहली दूसरे नंबर पर, सौरव गांगुली तीसरे, राहुल द्रविड़ चौथे और MS धोनी पांचवें। और अभी जो है छठवें नंबर पर बन गए हैं रोहित शर्मा। 7वें नंबर पर कौन से आ गए हैं, रोहित शर्मा, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, ठीक। तो ये नाम याद रखेंगे। पहले पर कौन है, सचिन तेंदुलकर, इनका भी नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर 17 बैडमिंटन वर्ग में भारत का पहला पदक जीता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उन्नति हुड्डा ने। दोस्तों भारत की जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्नति हुड्डा, इन्होंने जो है 4 दिसंबर 2022 को एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीता और ये इसमें पदक जीतने वाली भारत की यानी कि पहली भारतीय अंडर 17 शटलर बन गई हैं। वह महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक मैच में थाईलैंड की सरुनरक वितिलसन से हार गई और उन्होंने रजत पदक हासिल किया। चैंपियनशिप थाईलैंड के नोंथपुरी में आयोजित की जा रही है। तो इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे कि एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 जो महिला है वो कौन सी बन गई हैं, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्नति हुड्डा। ये जो है इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और इन्होंने कौन सा पदक जीता है तो वो भी याद रखेंगे, इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। ये प्रतियोगिता कौन सी थी, एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये प्रतियोगिता थी और कहाँ पे आयोजित हो रही है, तो वो भी थाईलैंड के कहाँ पे हो रही है, नोंथपुरी में ये आयोजित की जा रही है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। दोस्तों जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने ये घोषणा की है कि जो राज्य है महाराष्ट्र ये अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए 1,143 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक अलग विभाग की स्थापना करेगा। उन्होंने यह मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर बोला और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये हो जाएगी कि ऐसा विभाग रखने वाला जो महाराष्ट्र है ये देश का पहला राज्य बन गया है।
तो ये चीज़ याद रखेंगे, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग से विभाग ये रखेगा महाराष्ट्र, और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से विभाग रखने वाला ये देश का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक, तो इसका नाम याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग विभाग जो है वो रखने वाला कौन सा राज्य जो है बन गया है, तो वो बन गया है महाराष्ट्र। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग विभाग की स्थापना करेगा। अगला है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियां और भूमिका सम्मानित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान इस दिवस के रूप में जो है इसको चुना गया था। इस दिवस के रूप में चुना गया था, और छत्रपति शिवाजी को जो है भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। तो ये बात भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। और 1971 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम याद रखेंगे एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार जो है, हरि कुमार ये नौसेना प्रमुख हैं, आर हरि कुमार। और इसके अलावा जो भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, यानी कि थल सेना की अगर हम बात करें तो भारतीय थल सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हैं मनोज पांडे। उनका भी नाम याद रखेंगे, जनरल मनोज पांडे। और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, यानी ठीक है, उनका नाम भी याद रखेंगे, तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी। ये हैं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। तो तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनके नाम याद रखेंगे। वायुसेना के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और ये जो नौसेना है इसके हैं एडमिरल आर हरि कुमार, और जो भारतीय सेना है थल सेना उसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, आर वेंकट रमन की जयंती हर साल कब मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा 4 दिसंबर। तो यहाँ पे आप ए कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 4 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा, आर वेंकट रमन की जयंती। दोस्तों, आर वेंकट रमन की जयंती हर साल 4 दिसंबर को मनाई जाती है। आर वेंकट रमन का जन्म जो है वो 26 जुलाई 1987 को। दोस्तों, जो आर वेंकट रमन थे इनका जन्म ये नहीं होगा, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो वो आप यहाँ से याद रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर 1910 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। 4 दिसंबर 1910 को इनका जन्म जो है तमिलनाडु के तंजौर जिले के पास राजमदम गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, जो आर वेंकट रमन है इनका जन्म कब हुआ था, 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। और दोस्तों, जो इनका निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इनका जो निधन है वो हुआ था 27 जनवरी 2009। 27 जनवरी 2009 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। और दोस्तों, भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो कब रहा था, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो इनका कार्यकाल है वो 1987 से लेकर के 1992 तक का रहा था। और ये भारत के 8वें, इस बात को भी याद रखेंगे, 8वें ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, देश के 8वें राष्ट्रपति ये बने थे, आर वेंकट रमन। तो इनका नाम याद रखेंगे। हर साल 4 दिसंबर को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि 4 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये थे 6 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि भारत के राज्यों में ऑनलाइन अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, दूसरे स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी करेक्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।